का बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। तो विकसित भारत की बहुत बड़ी शुरुआत इस बजट में झलकती है, वो अक्स नजर आता है, क्योंकि बजट में नॉर्थ ईस्ट को भी कहा जा सकता है कि पूरा वहां पर ध्यान दिया गया। पूर्वोदय योजना शुरू की गई और मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट को, वैसे भी एक कहावत बहुत प्रचलित रही कि जो दिल्ली से दूर वो दिल से दूर, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े, हर बजट में नॉर्थ ईस्ट पर बड़ा फोकस है। कुछ और बड़ी बातें बजट के हम आपको दिखा देते हैं। कृषि संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जिसमें से 1 करोड़ जो है शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर सरकार प्रदान करेंगी। जो शीर्ष कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो युवाओं को ट्रेनिंग देंगी। मुद्रा लोन के लिए भी 10 लाख पहले सीमा थी, उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। अजय जी, जब हम मुद्रा लोन की बात करते हैं, जब हम पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो हैं, ये बड़े प्रयास लेके आते हैं, खासतौर से युवाओं को रोजगार से जोड़ने में, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में। 10 लाख से 20 लाख का जो स्टेप अप है, ये अपने आप में बड़ा अहम है। 10 लाख रुपए में हो सकता है हम एक छोटा स्टार्टअप शुरू करें, हाँ, लेकिन ये जैसे ही 20 लाख पे जाता है, हमारे पास एक अच्छा खासा स्टार्टअप शुरू हो जाता है। हमें कैसे देना है वो एक अलग बात है, स्टेप्स में दें, हम एक साथ ना दें, लेकिन 20 लाख में जिस तरीके का हम एक यूनिट को स्टार्ट करने का सोचते हैं, वो शायद एक प्रॉपर अमाउंट है कि हम किसी चीज को सोचना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि हम जिस तरीके से भी लोन दे रहे हैं, इस लोन में कोई भी नई इंडस्ट्री जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो पूरी इंडस्ट्री भी या एक स्पेसिफिक यूनिट भी, कई सारी यूनिट्स मिलाकर के एक इंडस्ट्री हम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, स्टार्टअप का विस्तार किया गया 10 लाख से 20 लाख, यानी कि बैंकों पर फिर एक बड़ा दबाव आएगा और लोग बैंक के पास ही पहुंचेंगे लोन लेने के लिए। अभिषेक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लग रहा है अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार बजट 2024 पेश हो चुका है, उसकी बड़ी बातें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर छोटे बड़े सेक्टर को विस्तार दिया गया है, बजट एलोकेट किए गए। मकसद ये है कि उस क्षेत्रों को बढ़ाया जा सके, टूरिज्म पर फोकस किया गया है, कॉरिडोर बनाए गए हैं, रिलीजियस जो कॉरिडोर, हम चाहे काशी की बात की, अयोध्या की बात की, इसी तरह बोधगया में बनाया गया है। और इससे पहले भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सर्किट की शुरुआत की गई थी, बुद्धा सर्किट, रामा सर्किट, कृष्णा सर्किट। मकसद यह था कि मथुरा, काशी, अयोध्या और बोधगया, यानी कि ये सब एक पूरे सर्किट बने और लगातार कोई भी अगर उत्तर प्रदेश में आए, बिहार जाए, तो सभी तीर्थ स्थलों पर घूम सके। इसीलिए टूरिज्म पर इस बार का बड़ा फोकस किया गया है। नॉर्थ ईस्ट पर पूर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है। मकसद है हॉलिस्टिक अप्रोच, वहां बैंक की शाखाएं भी खुलेंगी, टूरिज्म भी बढ़ाया जाएगा, एजुकेशन से लेने वाले जो युवा है, जो लोन कर सकते हैं, जो रिसर्च कर सकते हैं, जो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, उनको वहां से जोड़ा जाएगा। अजय जी, एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे थे, महिलाओं को और अधिक, महिलाएं काम तो करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, पुरुषों की ज्यादा, खासतौर उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन जो स्कीम्स हैं उनका सीधे तौर पर वो लाभ नहीं ले पाती, वो उसमें कहीं ना कहीं पुरुष ही आगे आता है। इस पर भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव करने की जरूरत आने वाले दिनों में। इस पे बदलाव करने की तो आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं और उनके जो वेंचर्स हैं वो हो सकता है एकदम से बहुत बड़े ना हो पाए, लेकिन लोकल लेवल पे अपने आप में अगर देखते हैं आप, तो वो सपोर्टेड वेंचर्स होते हैं। हाँ। इसमें अगर हम देखें, माइक्रो फाइनेंस का अपने आप में बहुत ही एक अहम रोल रहा है। भारत में भी कई जगहों के ऊपर माइक्रो फाइनेंस ने इस तरीके का प्रमोशन किया है, लेकिन जब आप नई योजनाओं की बात करते हैं, तो हम वो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड अगर योजनाओं को लेकर के आ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी महिलाएं हैं और इनके थ्रू सपोर्टेड वेंचर्स हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे लेवल के ऊपर, चाहे वो एग्रीकल्चर का उत्पादन हो या एग्रीकल्चर को प्रोसेस करके किसी प्रोडक्ट को बनाना हो, दोनों चीजों में हमें बहुत फायदा होगा। वो विमेन तो अपने लेवल पे जो काम करेंगी वो करेंगी, लेकिन अभी आप देखिए, हमारे पास पहले होता था कि वो कहीं सॉस बना लिया जाता था, अचार बना लिया जाता था, मुरब्बा बना लिया जाता था। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये सब विमेन के काम के ही हैं, ऐसे आ सकते हैं। बिनाई के काम भी है। जब हम खादी को अगर देखते हैं, तो खादी के बैक एंड पे कुछ इस तरीके के काम हुआ करते हैं। उन्हीं कामों को हम
नई स्कीम से, वो चाहे माइक्रो फाइनेंस की हो या कोई और फाइनेंसिंग स्कीम्स हो, उनके तहत हम प्रमोट कर सकते हैं और महिलाओं को ज्यादा एम्पावर्ड बना सकते हैं। महिलाओं को ज्यादा एम्पावर्ड बना सकते हो, इसीलिए 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, उनको स्किल करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आधी आबादी को दिया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में आधी आबादी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी लगातार फोकस किया गया है, बजट भी बढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर इस बार के बजट में क्या कुछ रहा है, किन किन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाताओं को समर्पित रहा। अन्नदाता का जीवन बेहतर बनाने की मोदी सरकार की प्राथमिकता बजट में साफ दिखाई देती है। किसानों के कल्याण की ये प्रतिबद्धता इस बात से समझी जा सकती है कि सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए बजट में जो 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उनमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता सबसे पहले नंबर पर है। वित्त मंत्री ने बजट में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए 8 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। Our government will undertake a comprehensive review of the research, agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. बजट में किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागबानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली अनुकूल किस्मों को जारी करने की भी घोषणा की गई है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 करोड़ किसानों की मदद का भी ऐलान किया है। In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में जोर दिया गया है। इसके लिए सरकार कार्यनीति तैयार कर रही है। बजट में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाने की घोषणा की गई है। Large scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. Thank you. We will promote farmer producer organizations, cooperatives and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत करते हुए बजट में राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करने का भी ऐलान किया गया है। During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. झींगा ब्रूड स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा भी बजट में शामिल है। झींगा उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने बजट में राष्ट्रीय सहकारिता नीति का भी ऐलान किया। National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. मोदी 3.0 के पहले बजट में कृषि एवं किसान कल्याण को जो प्राथमिकता दी गई है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण भारत का जीवन बेहतर बनाने और कृषि विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संदेश साफ है कि विकसित भारत की यात्रा में ग्रामीण भारत, विशेषकर अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अभिषेक जी, बजट में भी कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स को लेकर, खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को लेकर काफी बदलाव किए गए हैं। अब फायदा मिलेगा, लगभग 17,500 के आसपास कुछ
अभी तुरंत साफ तौर पर फायदा दिख रहा है? बिल्कुल संतोष जी, जैसा कि पूर्व आभास था कि इस तरह की ऐलान होगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गवर्नमेंट इस समय न्यू डिजाइन को प्रमोट कर रही है, बिल्कुल, क्योंकि ओल्ड डिजाइन से ज्यादा न्यू डिजाइन में किसी तरह का रिबेट नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा के निश्चित तौर पर जो नई टैक्स की स्कीम है उसको बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, जैसा कि अभी प्रोग्राम में बताया गया कि किसानों के लिए काफी कुछ किया गया, तो ये निश्चित तौर पे बात उल्लेखनीय है कि अंतरिम बजट में भी बोला गया था कि किसानों के लिए कुछ नवाचार या नवीन तकनीक की स्कीमें आएंगी। खरीफ फसल को डिजिटलाइजेशन करना एक बहुत अच्छा कदम है। कई किसान अभी भी विपणन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ब्रांडिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बजट में किसानों को वो सारी चीजें वित्त मंत्री प्रदान कर रही हैं। ये एक सराहनीय कदम। बिल्कुल, ये एक सराहनीय कदम है, और इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे प्रमुख, ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र, ये दो क्षेत्र का जिसमें दो सेक्टर हैं जहां पर रोजगार भी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं। अजय जी, एग्रीकल्चर सेक्टर की हम जब भी बात करते हैं, एक बड़े बदलाव की जरूरत है। 14 करोड़ से ज्यादा किसान सीधे जो हैं लोग जो हैं वो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है अगर हम बात करें सेक्टरों की, लेकिन और बड़े बदलाव की जरूरत है क्या, ताकि आर्थिक आय जो है किसानों की उभर सके? देखिए, जो आपने 9 पॉइंट्स अभी कहे और अभी हम लोगों की रिपोर्ट में भी उन्हीं 9 पॉइंट्स की बात हो रही थी, उसमें सबसे ऊपर कृषि को रखा गया पहले। हाँ। तो उसकी अहमियत में क्या क्या चीजें आई, जरा सा हम लोग उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके ऊपर एम्फेसिस देते हैं। एक तो सबसे पहले ये हुआ है कि हम डिजिटल कमोडिटीज, जिसको हम मान रहे हैं कि हमारे पास गेहूं है या खरीफ क्रॉप्स हैं, पहले हम खरीफ क्रॉप्स को हम डिजिटली एनालाइज करेंगे कि किस जगह पर कितनी हो रही है, किस तरह से हो रही है। इस प्रकार से हमने टेक्नोलॉजी को इस बार डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। अब अगर हम इनपुट और आउटपुट पे जाएं तो हम कह रहे हैं हम कुछ 10,000 सेंटर्स इस तरीके के क्रिएट कर रहे हैं जिस जगह के ऊपर हम जो है अपने सामान को बेच सकते हैं। 400 ऐसे सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं जो मॉनिटर कर सकेंगे हमारे इस प्रोडक्शन को। तो हमारे पास हर तरीके से कोई ना कोई जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर दें, वो सारे की सारी पॉसिबिलिटीज हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम 109 ऐसी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में जो क्लाइमेट रेजिलिएंट है। यही शब्द हमारी वित्त मंत्री जी ने यूज किए। तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में, जिसको मैं कह भी रहा था अभी, वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है। हम उन्हीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंट्रोड्यूस करें, एग्रीकल्चरल सीड्स को इंट्रोड्यूस करें जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। अगर वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं तो हमारी उत्पादकता के ऊपर हमको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि हम अपनी उत्पादकता अपनी जरूरतों के अनुसार ले सकेंगे। तो एग्रीकल्चर में जिस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव